नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत का दुर्ग जिला भाजपा ने मनाया जश्न। विजयी भाजपा विधायकों का किया गया अभिनंदन। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने दुर्ग में ली पीडब्ल्यूडी और विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक। अधिकारियों को दिए व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के चयन की दी जानकारी। कहा, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षक रविवार को भाजपा विधायक दल से चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान करेंगे। अब खबरें विस्तार से। रविवार को भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है। तीनों पर्यवेक्षक रविवार को विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे। बैठक को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार की बैठक में सभी 54 विधायक शामिल होंगे। पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक इस बैठक के लिए नियुक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम विधायकों की बैठक लेंगे। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, चुनाव प्रभारी मनसुख मंडविया इस बैठक में रहने वाले हैं। वह केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षकों में से एक अर्जुन मुंडा ने कहा कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। विधायक दल के साथ चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी जान से मेहनत की है। उन सब कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को हुई है। मतों के प्रतिशत के हिसाब से और सीट के हिसाब से भी ये ऐतिहासिक जीत हुई है। इस जीत का श्रेय छत्तीसगढ़ की जनता को है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को है, उनकी गारंटी को है। हमारे सभी राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रदेश के प्रभारी, सह प्रभारी, इन सब ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। लगातार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का लगातार छत्तीसगढ़ आना हुआ और हम कार्यकर्ताओं का उन्होंने उत्साहवर्धन किया। जनता ने हमारे नेतृत्व पर भरोसा किया और ऐतिहासिक जनमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक कल निर्धारित हुई है। पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक इस बैठक के लिए नियुक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी, ये विधायकों की बैठक लेंगे। हमारे प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और नितिन नवीन जी भी इस बैठक में रहने वाले हैं। तो कल पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। कल कितने बजे विधायक दल की बैठक होगी सर? बातचीत करके जो समय निर्धारित होगा आपको सूचित करेंगे। आज तो मैं केवल आपको विधायक दल की बैठक की सूचना दे रहा हूं। आगे की नीति और बातचीत की सूचना आपको समय पर मिलेगी और जो हमने कहा है, जनता से जो वादा किया है, वो वादा पूरा करेंगे। बहुत जल्दी आ जाएगा, बताएंगे। छत्तीसगढ़ अभी छत्तीसगढ़ का जब प्रवास होगा उस समय इन सारे विषयों पर चर्चा होने के बाद में दल फैसला करता है, विधायक दल फैसला करता है। कब जाएंगे सर? अभी जाएंगे, आजकल में जाएंगे। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने शनिवार को दुर्ग के पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस में पीडब्ल्यूडी और विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। विधायक रिकेश सेन ने दोनों विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से चिताया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत होने वाले सभी निर्माण कार्यों में पारदर्शिता दिखनी चाहिए। वहीं उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों से कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता
जनता को विद्युत संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लावें। नहीं, पीडब्ल्यूडी की बैठक नहीं थी। बिल्डिंग पीडब्ल्यूडी का सर्किट हाउस है, ये रेस्ट हाउस है। बैठक लिया गया है स्वास्थ्य विभाग का और सीएमएचओ के साथ साथ सिविल सर्जन और सभी तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, सभी पूरा स्टाफ था। इसमें एक परिचयात्मक एक बैठक थी और इसमें जब परिचयात्मक आपकी बैठक होती है तो साथ में ये भी तय हो जाता है कि कुछ सुझाव, कुछ पहल करने की बात होती है, जिसमें कुछ सुझाव और पहल स्टार्ट हुए हैं। कुछ मैंने कहा है कि इस विषय पे काम करना है। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल में कई सुविधाओं की कमी है, कई शिकायतें आती है, उसमें कई अच्छे हॉस्पिटल भी है जो काम करते हैं, तो इस विषय को देखा जाए। जो लैब है, वो लैब के पास अगर कोई सुविधा है, जैसे कई कलेक्शन सेंटर बन गए हैं, वो नॉर्म्स में नहीं है। कलेक्शन सेंटर में अगर आपका है तो उसको यहाँ से अनुमति लेना है, अनुज्ञप्ति लाइसेंस लेना है, गुमास्ता लाइसेंस लेना है, उसको एक वॉशरूम चाहिए, एक उसको बेड की सुविधा होनी चाहिए, उसको जो है एसी लगा होना चाहिए। ऐसी सारी सुविधाओं के साथ काम करना है। जो लोग नहीं है उसको तत्काल प्रभाव से उसको बंद करना है, तो कल वो प्रक्रिया चलेगी। आयुष्मान कार्ड का इलाज कई जगह नहीं हो रहा है, उसे देखना है। बीएम्स हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड बंद था, मैंने तत्काल कहा है पहल करने को। कल सुबह से आयुष्मान कार्ड चालू हो जाएगा, सेंट्रल से अनुमति लेनी पड़ती है, वो काम हो जाएगा। 2 मेडिकल कॉलेज है, उनकी कार्यशैली क्या है, वो किस प्रकार से जनता की सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार से परेशानियां हो रही है, उस विषय पे मैंने वो करने को कहा है। कल सुबह स्वास्थ्य विभाग, जिला चिकित्सालय की टीम वैशाली नगर विधानसभा में ताबड़तोड़ कार्रवाई होते देखेगा। उनके खिलाफ जो अनलीगल काम कर रहे हैं, कई ऐसे होटल और ढाबा जिनका किचन जो है गंदगी से भरा हुआ है, वो सारे पे कार्रवाई होगी। ऐसे बहुत सारे विषयों पे चर्चा हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा स्वास्थ्य विभाग का अमला सही दिशा और सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ेगा। सरकार बदल गई है, इसका एहसास उन अवैध काम करने वालों को कल होगा। नहीं, उनके साथ अन्याय हुआ है और इसकी पूरी जानकारी मैं संबंधित पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लूँगा और उनको न्याय दिलाने का काम होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के भीतर हाहाकार मचा हुआ है। हार की वजहों को लेकर नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की पार्टी आलाकमान के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ के निवर्तमान उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस की हार के कारणों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस की हार के लिए केवल ईवीएम पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि इस बार ट्राइबल सीट में 29 में से हम 11 सीट ही पाए हैं। भाजपा पिछले चुनाव की तुलना में करीब 14% अधिक वोट हासिल की है। शहरी इलाकों में भी हम पीछे हुए हैं। आज समीक्षा बैठक संभवतः हम लोग को एजेंडा नहीं दिया गया, लेकिन चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसके संदर्भ में ही बैठक होगी और लोकसभा के चुनाव की तैयारी। रिपोर्ट तो नहीं, लेकिन जवाब तो देना होगा जो भी सवाल आएंगे। अगर कुछ पैसे मिले हैं तो जांच का विषय है, जांच कर लिया जाए और पैसे कहां से आए, किसकी गलती है, उसके ऊपर वैसी कार्रवाई की जाए। देखिए, हारने के बाद ईवीएम की बात उठाना उचित नहीं लगता। मैं ईवीएम के पक्ष में इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूं कि विकसित से विकसित देशों ने इस प्रणाली को त्याग दिया है। वहां पर बैलेट से ही वोटिंग होती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ग्रेट ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो। हमसे तकनीकी में ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, या बराबर की स्थिति में होंगे। तो ईवीएम को उनने त्यागा, हमको भी त्याग देना चाहिए। ये समय नहीं है चुनाव में विपरीत परिणाम आए उस समय इसकी चर्चा करने का। शेष छत्तीसगढ़ में क्लियर जो दिख रहा है कि ट्राइबल एरिया में हम पीछे हुए हैं, अर्बन एरिया में हम पीछे हुए हैं। करीब 20 सीटें हैं जो अर्बन सेमी अर्बन की हैं, उसमें हम 3 या 4 सीट ही जीत पाए हैं 20 में से। और जो ट्राइबल सीटें हैं 29, उसमें भी हम 11 ही सीट जीत पाए हैं। तो ये स्पष्ट रूप से वोट शेयर हमारा अगर गिरा नहीं है तो भाजपा का करीब 14% बढ़ गया। ठीक है सर। पोलिंग बूथ के साथी से लेकर मेरे से लेकर हर व्यक्ति की ये जवाबदारी है और उनको लेनी चाहिए।
छत्तीसगढ़ में मिली करारी हार के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें हार की वजहों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि हम निराश हैं लेकिन हताश नहीं। हमारा वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ है, जो कि छोटी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि आगे लोकसभा चुनाव है। सभी साथियों ने आला नेताओं को भरोसा दिलाया है कि ज्यादा से ज्यादा सीट लेकर आएंगे। शैलजा ने आगे कहा कि राष्ट्रीय और स्थानीय मीडिया चैनलों के एग्जिट पोल के मुताबिक हमारी सरकार बन रही थी। इसमें कई हद तक सच्चाई भी थी, क्योंकि हमारा वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ, जो कि छोटी बात नहीं होती। 5 साल सरकार रहने के बाद वोट परसेंटेज को बरकरार रखना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इस चुनाव के बारे में समीक्षा की, अपने विचार रखे, अपनी बातें कही। बहुत स्पष्ट रूप से सबने अपने अपने व्यूज यहाँ पर दिए। ये बात जरूर है कि हम चुनाव हारे, लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगी कि कोई भी सर्वे, चाहे आपका नेशनल मीडिया हो, चाहे रीजनल मीडिया हो, कोई भी एजेंसी हो, हर एक ने ये कहा था कि छत्तीसगढ़ में हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। और शायद किसी हद तक आप सही साबित भी हुए, क्योंकि हमारा वोट परसेंटेज विशेष कम नहीं हुआ है। हमारा वोट परसेंटेज पिछले बार के मुकाबले उतना ही रहा है, जो कि कोई छोटी बात नहीं होती। 5 साल सरकार में रहने के बाद वोट परसेंटेज बरकरार रहना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और इसी कारण से हमें विश्वास था, हमें भरोसा था कि हमारी सरकार ने जो काम किया, खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी के, सोनिया जी के दिशा निर्देश में हमारी सरकार ने, प्रियंका जी के सहयोग से हमारी सरकार ने जो स्कीम लेकर आए, बेहतरीन स्कीम लेकर आए, उसका नतीजा हमने जमीन पर देखा है। लोगों का विश्वास हमने हासिल किया है। हमारी भरोसे की सरकार रही, हमने लोगों का भरोसा भी जीता। चुनाव हम हारे, सरकार हम नहीं बना पाए, हम निराश तो हुए हैं, लेकिन हताश नहीं हुए। कारण कई हैं, उनकी हम डिटेल में समीक्षा कर रहे हैं और सभी लोग, सभी साथियों ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस खेमे में एक के बाद एक बयानबाजी सामने आ रही है। पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने हार पर बड़ा बयान दिया है। जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि कुछ लोग ही सरकार चलाते रहे, इस चुनाव में एकजुटता नहीं दिखी। जयसिंह अग्रवाल ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि खेतों को सुरक्षित रखने के लिए बाड़ा बनाया जाता है, अगर वो बाड़ा ही खेत को खाए तो क्या होगा। जयसिंह अग्रवाल ने इशारों ही इशारों में हार की जिम्मेदारी के लिए मुखिया की ओर इशारा किया। विधायकों के परफॉर्मेंस को लेकर फर्जी सर्वे पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जो जनादेश मिला था, सरकार उसकी कद्र नहीं कर पाई। मंत्रियों को पावर नहीं मिल पाया, कुछ लोग ही सरकार चलाते रहे और मंत्रियों का जिले में प्रभाव कम किया गया। देखिए, पिछले 2018 के चुनाव में पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, हम लोग विपक्ष में थे, उस प्रकार से इस बार के चुनाव में देखने को नहीं मिला। पहली चीज़, जबकि हमारी सरकार थी और पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे बघेल साहब और CLP लीडर थे TS सिंहदेव जी और जितने वरिष्ठ नेता थे लगभग सभी ने चुनाव लड़ा, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा। अभी का जो चुनाव था वो चुनाव थोड़ा सेंट्रलाइज हो गया था, क्योंकि
जो 5 साल की हमारी सरकार का कार्यकाल था, सरकार ने काम किए, बहुत से काम हुए, कुछ काम शेष भी थे, लेकिन जो हमको जनादेश मिला था उस जनादेश का हमारी सरकार सही आदर नहीं कर पाई। जिस प्रकार से मंत्रियों को जो पावर मिलनी चाहिए थी मिल नहीं पाई, एक ताकत सेंट्रलाइज होके कुछ चुनिंदा लोगों के साथ पूरे 5 वर्ष तक काम करती रही। जो एक खींचातानी का माहौल रहा, कोरबा में ले लीजिए या पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में हम लोग पिछड़ गए, क्योंकि सरकार ने किसानों पे ध्यान दिया और ऐसा लगता है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। टेंशन ना लो, शिवा लो। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है।
परचेज कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। सर्कुलर मार्केट पावर हाउस सब्जी मंडी में सड़क एवं नाली का संधारण किया जाएगा। मार्केट में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा आवागमन को दुरुस्त करने निगम आयुक्त ने मार्केट का भ्रमण कर व्यापारियों से चर्चा की। नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास पावर हाउस के सर्कुलर मार्केट पहुंचे और व्यापारी संघ के पदाधिकारियों तथा अधिकारियों के साथ CSP कार्यालय नंदनी रोड से सब्जी मंडी को जाने वाली सड़क की चौड़ाई बढ़ाने, प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने की व्यवस्थाओं को देखा। आयुक्त सर्कुलर मार्केट का भ्रमण करते हुए मार्केट के बीच में बने प्रसाधन को देखने पहुंचे। व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने आयुक्त रोहित व्यास को जानकारी देते हुए बताया कि यह मार्केट भिलाई का पुराना मार्केट है, इसलिए पुराने शौचालय का संधारण आवश्यक है, जिस पर निगम आयुक्त ने साथ चल रहे जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा को मार्केट के पुराने शौचालय को नवीन स्वरूप देने तत्काल प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। आयुक्त के भ्रमण की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने दी। आयुक्त महोदय श्री रोहित व्यास सर्कुलर मार्केट, जवाहर मार्केट, पावर हाउस को व्यवस्थित करने के लिए, चूँकि व्यापारी संघ के लोगों की मांग थी कि एक बार आप भ्रमण करके देख लेते सर समस्याओं के संबंध में, तो उन्होंने भ्रमण किया है और वहाँ जो साडा के समय से जो निर्मित शौचालय है बहुत जर्जर स्थिति में है, उसको हटाने के नवीन शौचालय के रूप में विकसित करने का, निर्माण करने का एक मांग आई थी, जिसे कमिश्नर साहब ने कहा कि तत्काल डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करें और उसे निर्माण की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ करें। साथ ही वहाँ नालियों की जाम की स्थिति है, तो आयुक्त महोदय ने कहा कि जो व्यापारीगण हैं वे अपने दुकान के सामने नालियों के ऊपर ढलाई करके उसको बंद कर दिए हैं, उसे खाली कर दीजिए, तो हम सफाई नियमित रूप से करेंगे। साथ ही सड़क निर्माण की बात थी, उसको आयुक्त महोदय ने कहा कि कुछ सड़कें जो हैं उसमें CC रोड का निर्माण है, कुछ में डामर की सड़क बननी है, तो वो भी सर्वे के बाद कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। मार्केट के व्यापारियों ने मार्केट में नाली की सफाई तथा पेयजल के लिए नल कनेक्शन की मांग की, जिस पर आयुक्त ने कहा कि आप व्यापारीगण निगम का सहयोग करें। नाली के ऊपर स्लैब डालकर सभी दुकानदार नाली बंद कर दिए हैं, जिसे आप खोल दीजिए। उन्होंने कहा कि पेयजल के लिए व्यापारी सार्वजनिक नल कनेक्शन के लिए स्थल चिन्हित कर दें, जहां पर निगम द्वारा शीघ्र ही नल कनेक्शन दे दिया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली बड़ी जीत का जश्न मनाने दुर्ग में जीते सभी विधायकों का अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा को मिले जनादेश का आशीर्वाद और बड़ी जीत का जश्न मनाने शनिवार को जिला भाजपा संगठन द्वारा दुर्ग जिले के नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों का अभिनंदन दुर्ग बाईपास रोड में स्थित मिलन पैलेस में किया गया, जिसमें 4 विधानसभा की जीत दर्ज कराए प्रत्याशियों का अभिनंदन का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में उमड़े भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थकों की भीड़ रही। इस मौके पर हर किसी के चेहरे पर अपने अपने नेताओं की जीत की खुशी साफ नजर आ रही है। इस संबंध में जिला भाजपा के अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा सहित अन्य ने प्रतिक्रिया दी। दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी संगठन में 5 विधानसभा आते हैं, उसमें से 4 जीते हैं और मुख्यमंत्री को घेर करके रखे थे पाटन में। उसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो हमारे नवनिर्वाचित 4 विधायकों का और प्रदेश पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, शक्ति केंद्र के पदाधिकारी, बूथ के पदाधिकारी और प्राथमिक सदस्य, देव और देवी तुल्य जो हमारे कार्यकर्ता बंधु एवं बहने हैं और परमात्मा स्वरूप मतदाता है, इन सबका आभार और नमन का ये कार्यक्रम है। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत गदगद हैं, क्योंकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, उसके बाद में अचानक सत्ता से हम विमुख हो गए थे। उसके बाद में कांग्रेस सरकार के कुकर्मों के कारण छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको नकार दिया और आज फिर से भारतीय जनता पार्टी को एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का जनादेश दिया है। प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
पूरे मेहनत से, पूरे तन मन धन से लगे हुए थे और सारे लोग खुश हैं। आज हमारे सभी माननीय दुर्ग जिले के जितने भी जो हमारे विधायक हैं उन सभी का सम्मान समारोह है, उसमें हमारे पूरे कार्यकर्ता आज आए हुए हैं और सभी में एक जोश खरोश और उमंग के साथ में सभी आज शामिल हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमतों से हासिल की है और उसी कड़ी में आज जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने नवनिर्वाचित विधायकों का यहाँ पर अभिनंदन का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे दुर्ग संगठन जिले से जीते हुए विधायक आदरणीय गजेंद्र यादव जी, आदरणीय ललित चंद्राकर जी, आदरणीय साहू जी और आदरणीय जी का सम्मान होता है। और उसी कार्यक्रम में आज हम युवा मोर्चा की टीम के साथ और जिला भाजपा के साथियों के साथ हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के लोकसभा से निष्कासन पर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि किसी भी सांसद या विधायक को दिए गए अकाउंट में ऐसी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती जो राष्ट्रीय हित की हो। राष्ट्रीय हित के प्रश्नों पर सवाल पूछने पर रोक है। हमें बताएं कि महुआ मोइत्रा के खाते में राष्ट्र हित का कौन सा मामला था। मेरी जानकारी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना मैं समझ पाया कि एक आईडी मिली है एक सांसद को, सभी सांसदों को मिली हुई एक आईडी मिली है जिससे कि वो एक अकाउंट ऑपरेट करते हैं। उसमें दस्तावेज क्या है मेरे को भी नहीं मालूम। मैं जनरली अभी बोल रहा हूँ, मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मैं बिल्कुल अपनी बात वापस ले लूँगा। मेरी जानकारी में किसी भी सांसद को या विधायक को ऐसी कोई जानकारी अकाउंट में उपलब्ध नहीं कराई जा सकती जो कि राष्ट्रीय हित की हो। राष्ट्रीय हित के प्रश्नों पे तो सवाल ही करने में प्रतिबंध है कि भाई आप लोकसभा में भी नहीं पूछ सकते सवाल, यहाँ भी नहीं पूछ सकते सवाल। जहाँ सवाल ही नहीं पूछ सकते ऐसे नाजुक मामलों में, तो कौन से राष्ट्रीय हित का मामला महुआ मोइत्रा जी के अकाउंट में था, हम लोग को ये बता दें। मैं भी जानना चाहूँगा कि मैं अगर हाँ तो उसमें क्या रहता है। सदन की कार्रवाइयाँ रहती हैं, पुराने उसके रूल्स जो रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जिससे हाउस चलता है। जब से विधानसभा चल रही हो उसके रिकॉर्ड को उसमें डिजिटलाइज किया हुआ है। किसने क्या प्रश्न पूछा, क्या सवाल आंसर दिया, हम लोग को कागज में मिलता था, वो आपको वहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म में उपलब्ध रहेगा। तो उसके अलावा क्या मिलता है। मेरे विभाग में मैं मंत्री था, मान लीजिए मंत्री के रूप में जब काम कर रहा था, तो मेरे विभाग की जानकारी विधायकों के पास उपलब्ध होती है क्या? कितने कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, ये किस विधायक के जो अकाउंट उनको मिलता है चलाने का उसमें मिलते, मेरे को आप बता दो। कितने गुरुजी काम कर रहे हैं इसकी जानकारी उसमें होती है क्या? बाकी चीज़ तो छोड़ दो आप। पोस्टिंग ट्रांसफ़र होते हैं उसकी जानकारी है क्या? कितनी मशीनें खरीद के रखी जाती हैं उसकी जानकारी उसमें है क्या? मेरी जानकारी तो ये भी जानकारी नहीं रहती है, तो संवेदनशील कौन? छत्तीसगढ़ में भाजपा का सीएम चेहरा और पत्थलगांव विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक गोमती साय ने कहा कि बीजेपी का एक छोटा सिपाही होने के नाते मैं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के आदेशों का पालन करूंगी। हमें पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और उनके द्वारा लिए गए फैसले पर पूरा भरोसा है। देखिए, मैं तो यही कह सकती हूँ, पर्यवेक्षक बिल्कुल तीनों प्रदेश के लिए तय हो गए हैं और अपना अपना काम करेंगे पर्यवेक्षक जा करके। और मैं तो यही कह सकती हूँ कि मैं एक सिटिंग एमएलए हूँ अभी, और मैं भारतीय जनता पार्टी की एक छोटे से सिपाही हूँ। और भारतीय जनता पार्टी हमारे सेना नायक, सेना को जो आदेश करता है वो वही करता है, वो मेरे पहुंच से परे है। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक सिपाही होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आदेश का पालन ही करूंगी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कोई अनुमान है या आप लोग? देखिए, हम लोग कभी मोदी जी या हमारे केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर हम लोगों को बहुत ही अटूट भरोसा और विश्वास है। हम लोग कभी पता करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, ये कभी नहीं बोलते हैं। हम लोग, मैं खास करके हमारे केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर भरोसा और विश्वास है, वो जो निर्णय करेंगे वो सबके हित में होगा। दुर्ग नगर निगम द्वारा शहर में तीसरे दिन भी कब्जाधारियों को हटाने अभियान चलाया गया। शहर की आम जनता को आवागमन में राहत देने के मकसद को लेकर शहर के चौक चौराहों पर लगे अवैध ठेले, खोमचे और दुकानों को हटाने लगातार कार्रवाई की जा रही है और जगह जगह खाली कराया जा रहा है।
इसी कड़ी में दुर्ग नगर निगम की टीम ने दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा के निर्देश पर बैठक में अधिकारियों को अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई कर बेदखली अभियान चलाने निर्देशित किया। इसके बाद तीसरे दिन भी शहर के विभिन्न जगहों पर निगम की टीम पहुंचकर कार्रवाई करती रही। डाटा सेंटर के पास बने चबूतरे को तोड़कर ध्वस्त किया गया। वहीं साथ ही कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे पड़े कबाड़, ठेला, साइन बोर्ड, पोस्टर एवं अन्य सामग्रियों को जब्त भी किया गया। नगर निगम प्रशासन का दावा है कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी तथा मॉनिटरिंग के साथ मुनादी के माध्यम से कब्जाधारियों को सूचित किया जा रहा है कि वे अपना कब्जा हटा लें। डाटा सेंटर से लेकर पटेल चौक से होकर तहसील कार्यालय क्षेत्र पुराना कोतवाली थाना के पीछे अवैध रूप से लगाई गई 32 से अधिक कब्जे को निगम ने हटाने की कार्रवाई की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वार्ड 12 न्यू आर्य नगर कोहका में 14 खसरों पर किए जा रहे अवैध प्लॉटिंग पर जिला प्रशासन, निगम भिलाई की टीम सहित पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई की गई और वॉल फेंसिंग को ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान ऐसे कोई भी भूस्वामी जो इन जमीनों को अपनी बताकर बेच रहे हैं, वे पूरी कार्रवाई में कहीं भी नजर नहीं आए। नगर पालिक निगम भिलाई लगातार अपने क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई करने को लेकर संजीदा नजर आ रहा है और यह कार्रवाई वक्त वक्त पर बड़ा रूप ले लेती है। इसी तारतम्य में वार्ड क्रमांक 12 न्यू आर्यनगर कोहका शिव कॉलोनी में 14 खसरों की जमीनों पर अवैध प्लॉटिंग की शिकायत लगातार जिला प्रशासन और निगम प्रशासन को प्राप्त हो रही थी, जिस पर शनिवार की सुबह जिला प्रशासन, निगम भिलाई प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में अभियान चलाकर अवैध प्लॉटिंग करने के लिए लगाए गए वाल संरचना को ध्वस्त किया गया। अब यहाँ प्लॉटिंग का आलम यह दिखा कि इस अवैध प्लॉटिंग पर बिजली विभाग ने बिजली की सप्लाई भी सिर्फ बांस के सहारे तारों को लटकाकर दे रखी है। काफी देर तक चली इस कार्रवाई के दौरान ऐसे भूस्वामी जो इन जमीनों को अपना कहते हैं वह सामने नहीं आए और निगम प्रशासन और जिला प्रशासन ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अवैध कब्जों को हटाने का कार्य पूरा किया। इस कार्रवाई को लेकर के दुर्ग एसडीएम मुकेश रावटे ने मीडिया को जानकारी दी। जैसे कि पहले भी संज्ञान में आया था अवैध प्लॉटिंग की, हमने चिन्हांकित भी किया था और चूँकि यहाँ पर फिर भी काम जारी था, अवैध प्लॉटिंग पे इसी तारतम्य में कार्रवाई किए हैं और निगम की टीम, राजस्व विभाग की टीम और पुलिस विभाग को बुलाया गया है। साथ में संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है और आप खुद यहाँ मौके पर देख रहे हैं कि लगभग 1 से 1.5 एकड़ में किस तरीके से अवैध रूप से प्लॉट की कटिंग करके बिक्री की गई है। और हमारी जो आम नागरिक से यही गुजारिश है कि अवैध प्लॉटिंग के झांसे में न आए, क्योंकि उसमें फिर मूल भौतिक सुविधाएं जैसे कि नाली है, रोड है और बिजली है, इसके लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमारी आम नागरिकों से भी अपील है कि अवैध प्लॉटिंग करने वालों के झांसे में न आए और यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और हमने बहुत सारे खसरों का चिन्हांकन किया है पटवारियों के माध्यम से, राजस्व विभाग के माध्यम से और निगम के माध्यम से, तो संयुक्त रूप से कार्रवाई लगातार जारी भी रहेगी। क्योंकि शहरी क्षेत्र जो है, शहर जैसे बढ़ते जाता है उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार भूमि माफिया लोग सक्रिय हो जाते हैं और जो कृषि भूमि होती है उसको अवैध तरीके से बिना परमिशन राजस्व की हानि करते हैं, जिससे कि क्योंकि यदि एक अवैध कॉलोनी बसाएंगे तो उसके लिए जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन किए बगैर अवैध रूप से प्लाटों का बिक्री करते हैं, जिस पर कार्रवाई जारी है और ये कंटिन्यू जारी रहेगी। क्योंकि आप खुद मैं जैसे बताया कि विकसित कॉलोनी का आप जानते हैं कि यदि कोई कॉलोनी विकसित करता है तो उसके लिए उनको सीसी रोड बना के देना पड़ता है, नाली बना के देना पड़ता है, लाइट कनेक्शन बना के देना पड़ता है। मगर अवैध प्लॉटिंग में ये चीज़ें नहीं रहती हैं, जिससे जो भी खरीदी करता है ज़मीन की वहाँ पर उन सारी चीज़ों का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन्हें। देखिए, वैध अवैध का आपको क्लियर है, किसी व्यक्ति के पास कम ज़मीन है तो उसको सीधा बेच सकता है, मगर उसको यदि छोटे छोटे प्लाट में काट करके बेच रहा है तो आप जान सकते हैं 5 से 10 से अधिक टुकड़ों में कंटिन्यू बेच रहा है तो अवैध प्लॉटिंग की श्रेणी में आ जाता है। इस कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन और निगम प्रशासन का कहना है कि ऐसी कार्रवाइयां जो पहले भी अंजाम दी जा चुकी हैं यह आगे भी जारी रहेंगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। पुरुष नसबंदी पखवाड़े का आयोजन पूरे प्रदेश में 27 नवंबर से 11 दिसंबर तक किया जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में आगामी 11 दिसंबर को इच्छुक पुरुषों की नसबंदी की जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण के मद्देनजर पूरे प्रदेश भर में 27 नवंबर से 11 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में भी इसे लेकर व्यापक रूप से तैयारी की गई है। बीते 4 दिसंबर को अस्पताल में इच्छुक पुरुषों की नसबंदी की गई। जो पुरुष नसबंदी करने से चूक गए थे उनके लिए आगामी 11 दिसंबर को एक बार फिर से नसबंदी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिसंबर को अस्पताल परिसर में आयोजित नसबंदी पखवाड़े में 5 पुरुषों का सफल नसबंदी ऑपरेशन किया गया। सभी ऑपरेशन डॉक्टर वाई के शर्मा द्वारा किए गए। प्रोत्साहन राशि के रूप में हितग्राही को 3000 रुपये। नसबंदी पखवाड़े की जानकारी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर PM सिंह ने दी। पूरे छत्तीसगढ़ में अभी पखवाड़ा का कार्यक्रम, पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है, जो 27 नवंबर से अभी फिलहाल 11 दिसंबर तक पखवाड़ा चलना है। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में हमने 4 दिसंबर को पखवाड़ा का कार्यक्रम करवाया है, जिसमें पुरुष नसबंदी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें 5 लोगों का ऑपरेशन, सफल ऑपरेशन डॉक्टर वाई के शर्मा के द्वारा किया गया। आगामी सर कब है, कौन से दिन आपको? आगामी 11 दिसंबर फिर से पुरुष नसबंदी पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसमें सर पुरुषों को किसी तरह की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है? प्रोत्साहन राशि के रूप में हितग्राही को 3000 रुपये और प्रेरक को 400 रुपये दिया जाता है।
आगामी 11 दिसंबर को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में फिर से नसबंदी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 11 दिसंबर को ही नसबंदी पखवाड़े का समापन होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग स्थित रतनचंद सुराना कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में 2 दिवसीय सेक्टर स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पहुंचे दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव ने खिलाड़ियों को मेडल पहनाया। सेठ रतनचंद सुराना कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय दुर्ग में सेक्टर स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस प्रतियोगिता में 31 महाविद्यालय के 200 खिलाड़ियों ने भाग भी लिया है। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1500 मीटर दौड़ का आयोजन स्पर्धा के पर्यवेक्षक यशवंत देशमुख वैशाली नगर महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारियों के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों को खेल के प्रति प्रोत्साहित किया और कहा कि खेल हमारे जीवन का अमूल्य धरोहर है, जिससे मानव शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। और हम लोग इस स्कूल को पढ़ाई क्लास से कम जानते थे, वो खो खो खेल होता था। यहाँ तो बल्ला लगा रहता था, ये स्टैंड इंग्लिश सर तो सिटी बजाते रहते थे। लड़कियां बहुत, पूरे आसपास की बच्चियां यहाँ पे खो खो आती थी। 250-300 लोग दौड़ते थे उस समय। ये बाउंड्री नहीं था, ये पीछे ऐसी नाली बहता था, सुअर लोग घूमते रहते थे, लेकिन फिर भी उसको आपने संजोआ, बचाया, संरक्षित किया, बाउंड्री वाल किया और बच्चों के लिए आपने एक खेल के लिए स्थान दिया। उसके लिए आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ गुरुदेव, आपको नमन कर रहा हूँ। हम लोग बैडमिंटन घर में खेलते थे, कभी कल्पना नहीं थी कि पहले इस शहर में पहला बैडमिंटन कोर्ट की परिकल्पना आदरणीय दिलीप इंगले जी ने की। और मुझे याद है हेमचंद के उस समय विधायक हुआ करते थे 98 से, और ये बिल्डिंग 98 से हुआ, ऐसा ही खुला रहा। ये आपकी मेहनत है, तपस्या है। इस प्रतियोगिता में पहुंचे खिलाड़ियों ने बाधा दौड़, भाला फेंक, 1500 मीटर दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद जैसी प्रतियोगिता में भाग लेकर अपना जौहर दिखाया। इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही कॉलेज के अध्यक्ष प्रवीण चंद तिवारी ने खेल के महत्व को बताते हुए खेल के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान महाविद्यालय से आए क्रीड़ा अधिकारी दिलीप इंगले, डॉक्टर लांजेवार, नीलेश तिवारी, अर्चना षडगी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर दुर्गा शुक्ला ने किया। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके लेफ्टिनेंट नीलेश तिवारी सर ने भी बहुत सारी चीज़ें बता दी है। अब इसके बाद की प्रतियोगिता को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो कि बिलासपुर में आयोजित होने वाली है, वहाँ भाग लेने जाएगी। ये 11 तारीख से 12-13 तारीख तक के आयोजित की जाएगी। इसके पश्चात वहीं पर भी विश्वविद्यालय टीम गठित किया जाएगा, जो 26 तारीख से आयोजित होने वाली टीम है, आयोजित होने प्रतियोगिता है, वहाँ पर भाग लेने जाएगी। आरसीएस कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में उच्च शासन से प्राप्त 2 दिवसीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है सेक्टर स्तरीय, जिसमें 33 महाविद्यालय की टीम ने प्रतिभागियों में भाग लिया है और लगभग 200 एथलीट जो हैं इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। और इस प्रतियोगिता के अंतर्गत लगभग 38 इवेंट होने हैं, जो कि 2 दिन के अंदर हमको संपादित किया जाना है, जिसमें 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 110 मीटर बाधा दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, भाला फेंक, ट्रिपल जंप आदि इवेंट संपादित किया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। समस्त महिला भागवत कथा आयोजन समिति के द्वारा रामनगर प्रगति क्लब के पास श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय भक्तिमय आयोजन में आचार्य श्री राष्ट्रीय संत श्रद्धेय राजीव नयन जी महाराज व संजीव नयन जी महाराज अपने श्रीमुख से कथा का श्रवण कराएंगे। कथा के पहले दिन भव्य कलश यात्रा यहाँ निकाली गई, जिसे महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रामनगर स्थित प्रगति क्लब के पास भक्तिमय कार्यक्रम 7 दिवसीय आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि समस्त महिला भागवत आयोजन समिति के तत्वावधान में भव्यता से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में राष्ट्रीय संत श्रद्धेय राजीव नयन जी महाराज व श्री संजीव नयन जी महाराज अपने श्रीमुख से कथा का श्रवण श्रद्धालुओं को प्रतिदिन करवाएंगे। वहीं शनिवार से प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से की गई। इस भव्य कलश यात्रा में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भव्यता के साथ कलश यात्रा महिलाओं के द्वारा निकाली गई।
7 दिवसीय इस भक्तिमय आयोजन को लेकर इस तरह की जानकारी मीडिया को दी गई है। ये कार्यक्रम 7 दिन का होगा और इसमें अद्भुत जो झांकियाँ हैं, भगवान की समस्त जो लीलाएं हैं उनके संदर्भ में झांकियाँ का प्रदर्शन होगा और आध्यात्मिक ये कार्यक्रम है जहां आत्मबोध से संबंधित यहाँ व्यक्तियों ज्ञान प्राप्त होता है। और विगत कई सालों से यहाँ भागवत कथा का निरंतर एक क्रम जारी रहा है और हमारे मध्य में जो माताएं हैं, जो हमारे आदरणीय पुरुष लोग हैं, इनके द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। सभी पूरे मोहल्लावासी इस कार्यक्रम को आयोजित फल प्राप्त होते हैं। भागवत कथा सुनने से व्यक्ति को समस्त पुण्य की प्राप्ति होती है और उसको आत्मबोध होता है और उसी के साथ साथ जो हमको जीवन जीने की जो कला है कि हमको लाइफ में कैसे क्या करना चाहिए या हमारे बच्चों को क्या संस्कार मिलना चाहिए, भागवत सुनने से निश्चित रूप से मनुष्य में परिवर्तन आता है, जिस परिवर्तन से व्यक्ति के जीवन में सुधार होता है और सुधार से उसका सही रास्ता उसको प्राप्त होता है। जी बिल्कुल सही है कि आज जब तक हम माता या जो पिताजी हैं, जब तक उनके परिवार में अच्छा माहौल नहीं होगा तो तब तक हम बच्चे को सही रूप से माहौल नहीं दे सकते। तो इसलिए समाज की भी जवाबदारी है, यहाँ तक कि सरकार की भी जवाबदारी है कि नशा सिर्फ माताओं का संबंधित नहीं है। नशा तो सरकार की जवाबदारी है कि नशा वो बंद करे और जो अवैध रूप से जो चल रहे हैं नशा के तमाम धंधे उनको बंद किए जाए, जिससे कि लोगों में ये लत कम हो और लोग सही रूप से अपने जीवन को जी सकें। हाँ, हम अपील करते हैं जो भी इस कार्यक्रम को इस टीवी के माध्यम से देख रहे हैं वो इस कार्यक्रम श्रवण करने पहुँचें और इसका आनंद लें। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के शुभारंभ पर प्रथम दिन भव्य कलश यात्रा में श्रद्धालु शामिल हुए। प्रतिदिन यहां भक्ति की गंगा प्रवाह होगी और हजारों श्रद्धालु इससे लाभान्वित भी होंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। शनिवार सुबह 5 बजे के लगभग सेक्टर 8 में डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। इनमें से एक युवक हाउसिंग बोर्ड कैलाश नगर श्रीराम हाइट्स का निवासी बताया गया है। वहीं दूसरा मृतक अभिवंश राउल केला से आया हुआ था, जो मृतक अविनाश वर्मा का साथी था। शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप भी दिया गया है। शनिवार सुबह सेक्टर 8 में हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जिनमें से एक युवक का नाम अविनाश वर्मा बताया गया है, तो वहीं दूसरे युवक का नाम अभिवंश है, जो राउल केला से भिलाई आया हुआ था। दोनों युवक एक बाइक में सवार होकर टाउनशिप क्षेत्र की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सेक्टर 8 में अनियंत्रित होकर उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराने के उपरांत दोनों युवक जमीन में गिर पड़े, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि दुर्घटना के उपरांत बाइक काफ़ी ऊपर उछली थी, इससे उसकी रफ्तार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दुर्घटना के बाद बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दोनों युवक सुबह चाय पीने बाइक में सवार होकर कैलाश नगर हाउसिंग बोर्ड श्रीराम हाइट्स से निकले थे। मृतक अविनाश बेंगलुरु में जॉब करता है और दीपावली के पूर्व ही घर आया हुआ था। घर पर ही वह वर्क फ्रॉम होम में था। किसी परिचित के शादी के उपरांत 4 जनवरी को अविनाश का वापस बेंगलुरु लौटने का कार्यक्रम था। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक अविनाश वर्मा के पिता संतोष वर्मा और माता सेक्टर 9 अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें दोनों युवक मृत मिले। मृतकों को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला लाया गया। यहां उनका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के उपरांत शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक अविनाश वर्मा अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। इस पूरे मामले की जानकारी भिलाई नगर थाना प्रभारी मनोज प्रजापति ने दी। ये सुबह लगभग 5 बजे की घटना है। दोनों लड़के कैलाश नगर जामुन से निकले थे घूमने के लिए, तो करीबन ये सेंट्रल एवेन्यू से होते हुए दिल्ली की ओर जा रहे थे, तो ये सेक्टर 8 के पास उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर चौक पे टकरा गई और उनको गंभीर हालत में सेक्टर 9 हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया। एक है अविनाश वर्मा जिसकी उम्र 26 साल है और एक है अभिवंश क्षेत्रपाल जिसकी उम्र 16 साल है। हेलमेट नहीं पहने थे। अब कारण उसको कह पाना मुश्किल है, लेकिन अभी जो बाइक वगैरह है बहुत स्पीडली। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला की मरचुरी में मौजूद मृतक अविनाश वर्मा के पिता संतोष वर्मा और एक रिश्तेदार अखिलेश वर्मा ने घटना की जानकारी दी। इस घटना की जानकारी मुझे मेरे फ़ोन पे 5:36 में सुबह प्राप्त हुआ और पता चला कि
मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और उसको सेक्टमैन हॉस्पिटल ले गए हैं। डॉक्टर लोग देख रहे हैं, ऐसा मुझे सूचना मिला। उसके बाद हम लोग, मैं और मेरी वाइफ दोनों जन अपनी कार से सेक्टर 9 की ओर रवाना हुए और जब गए तो कैजुअल्टी के पास ही एक स्ट्रेचर पे मेरा बेटा मृत अवस्था में मिला। बाइक इन लोग चला रहे थे और हो सकता है बाइक की स्पीड ज़्यादा रही हो और मुझे कहीं से सूचना मिली है कि बाइक डिवाइडर, चौक के डिवाइडर से टकरा के करीब 20 फुट उछली, ऐसा एक बस वाले ने किसी को सूचना दी, है ना। और इन लोग की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और पीछे जो बैठा था 16-17 साल का बच्चा जो शादी में आया हुआ था शामिल होने के लिए, दोनों जन की मृत्यु हो गई। मेरा बेटा अविनाश वर्मा और दूसरा बच्चा अभियंश। इन लोग सवेरे चाय कॉफ़ी के चक्कर में निकले थे, इतना ही सूचना मिला। जब जा रहा था तो मैं भी थोड़ी देर पहले ही उठा था बाथरूम जाने के लिए, तो मेरी बेटी ने बताया कि अविनाश अभी घर आया था और वो जा रहे हैं, उन लोग चाय कॉफ़ी के चक्कर में कहीं जा रहे हैं, आप उनको रोकिए करके। मैं बोला इन लोग तो बच्चे आजकल सुनते कहाँ हैं किसी का। हाँ, मेरा बेटा बेंगलोर में जॉब कर रहा था पिछले 2.5 साल से, अभी यहाँ पे आया है दिवाली के पहले और वर्क फ्रॉम होम वो कर रहा था। शादी अटेंड करने के बाद उसका 4 जनवरी का टिकट था, कंफर्म टिकट था बेंगलोर जाने के लिए वापस, और ये घटना घट गई। अविनाश वर्मा मेरे बेटे का नाम है। दूसरा बेटा दूसरा बच्चा जो है राउरकेला से आया है, उसका नाम अभियंश बता रहे हैं। एक्चुअली अविनाश जो है वो श्री राम हाइट्स कैलाश नगर में रहता था और बेंगलोर में सर्विस करता था विगत 2.5 साल से। बीटेक किया हुआ बच्चा है, ये हमारे परिवार का ही बच्चा है। अब छठ पूजा मनाने आया हुआ था दिवाली में, पड़ोस में एक परिवार में शादी थी, तो बाहर से एक बच्चा और आया हुआ था जो दूसरा बच्चा है जिसका नाम अभियंश है। तो शादी का माहौल था घर में, लोग जगे हुए थे सवेरे, मतलब सुबह से ही रात भर जगे हुए थे। लगभग 3 बजे के आसपास की बात है। अब दिन जगे रहने से माहौल बनता है दोस्तों यारों का, तो इन्होंने सोचा कि चलो चाय पी के आते हैं, इतनी रात को कौन जगाएगा किसी को चाय के लिए। तो ये लोग निकले चाय पीने के लिए सिविक सेंटर साहब, जैसा लोग बता रहे हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ पर उनको बंद मिला तो बोले कि चलो आगे चलते हैं, शायद वो स्टेशन की तरफ जा रहे होंगे। तो सेक्टर 10 चौक पर, सेक्टर 10 नहीं सेक्टर 8 चौक पर, वहाँ पर उसकी बाइक जो है चौक से टकराने के बाद दोनों का स्पॉट पे, एक बच्चा जो अभियंश बाहर से आया हुआ था, शायद वो सेक्टर 9 हॉस्पिटल में उसका देहांत हुआ, लेकिन अविनाश शायद स्पॉट पे ही उनका अंत हो गया। देखिए वो चौक पे अभी देखा जा रहा है कि लगभग सारे चौक से रेलिंग हटा दी गई है और चौक की हाइट कम कर दी गई है, जो कि बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत ही वो खतरनाक बन चुका है। क्या है, हाइट कम होने की वजह से, रेलिंग हट जाने की वजह से दूर से वो चौक दिखाई देता नहीं है, और जहाँ तक सुनने में आया कि चौक की जो है उसका डाया भी बढ़ा दिया गया है। तो मैं तो कहूँगा कि प्रशासन से कि उसका विशेष रूप से ध्यान दे, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, पहले भी और घटना घट चुकी है, और खास करके सारी घटनाएं रात में ही हो रही हैं। जाहिर है कि उस हाइट ना दिखाई देने की वजह से चौक का सही आकलन कर पाना मुश्किल रहा है, और जो थोड़ी तेज़ रफ्तार से गाड़ी रहती है जनरली टकरा जाती है। बहरहाल इस दुखद घटना के बाद से अविनाश वर्मा के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं दूसरा मृतक युवक अभियंश भी अपने माता पिता का इकलौता बेटा बताया गया है। जिस स्थान में यह दुर्घटना हुई उसके पूर्व भी इसी स्थान में 3-4 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अविनाश वर्मा की दुखद मौत से उसके परिजनों में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।
दुर्ग के रसमड़ा में हुई एक अज्ञात युवक की हत्या, जहां मिली अर्धजली लाश की गुत्थी अब तक दुर्ग पुलिस नहीं सुलझा पाई है। वहीं अब इस मामले में एक बुजुर्ग युवक मृतक का पिता होने का दावा कर रहा है। दुर्ग के पुलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ माह पूर्व जुलाई में ग्राम रसमड़ा स्थित मंदिर के पास एक अज्ञात युवक की अर्धजली लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में दुर्ग पुलिस ने अलग अलग इलाकों के 100 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। इसी कड़ी में एक बुजुर्ग जो अपने आप को उस मृतक युवक का पिता बताकर थानों के चक्कर काट रहा है। जी हाँ, इस बुजुर्ग पिता का नाम अजीत मिश्रा है और इनका दावा है कि जो अर्धजली लाश मिली थी वह इनके पुत्र अजय मिश्रा की है। इनका कहना है कि मेरे पुत्र अजय मिश्रा की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है और मेरा डीएनए टेस्ट के लिए काफी लंबे समय से मुझे पुलिस विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अभी तक मेरा डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है। वहीं अब देखना होगा कि दुर्ग पुलिस इस बुजुर्ग पिता के दावे पर अमल करती है, और अगर अमल करती भी है तो इस हत्याकांड का सच क्या है, जो अभी तक दुर्ग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। ऐसे में अब क्या दुर्ग पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए अजीत मिश्रा का डीएनए टेस्ट करवाकर अपराध की जड़ तक पहुंचती है, या फिर ये गुत्थी अनसुलझी ही रह जाती है। रहने वाला हूँ भैया, मैं रेलगाड़ी में चाय बेचत रहे हूँ। 8 साल मोर संग बेची चाय वाय, ओकर बाद गाड़ी बंद करे है ना, ठेला ठुली में खुली कवाली काम करन जियात खाते भैया। यहाँ कैसे आई सब का हुई मोला नहीं मालूम। ओकर बाद हम यहाँ 5-6 बार आ चुके हैं, 3-4 महीना हो गया मतलब किंजरत, तबो भी खून टेस्ट नहीं हुए। अगर आवे काली आवे परसों आवे कथे और हमारा भेज देते हम चल देते भैया। कह हम गरीब आदमी हैं, रोज कहाँ पैसा पाओ भैया, जो आबो रोज कमा के रोज खाते हैं। ऊपर से वो लड़का हमारे पोसैया से तो लड़का तो खत्म हो गया भैया, क्या कर सकते हैं बताओ आपने। तो लड़का के नाम का रही है अजय मिश्रा और मोर नाम है अजीत मिश्रा। हम दोनों बाप बेटा हैं। लड़का साथ ना घर ले निकली से खाना खा के गुटखा खा के निकला था किसे, और गुटखा खा के बाद वो आया चीनी घर ना इतनी पता चला नहीं तो तेंदु को ना थाना में भी रिपोर्ट करे हो, भागो बहरम करे हो। तब बोला ये है ना नाक साफ कर बताई खजाड़ के ठीक करा, तो कागज धर के गी से दुर्ग ले पुलिस वाला है। तब वो बोला देखे, तब मैं बोले मोर लड़का के हूँ, तब वो बला है और इसने घुमा थे बोला ओकर ना हाड़ा टूट गया गला करा के, और पेट में पूरा ऑपरेशन है चीरा के, और गोड़ हाथ कांच गले तहु दिखा थे, और जांग में चाय गिरे तहु दिखा थे। ये सब ओकर चिन्ह दिखा थे भैया। और मोर भाई भी है, मैं भी हूँ, सबूत है तो घर में पूछ भी लो। भाई भी ले लाए हूँ, भाई मेरे परेशान है, भात उतनी खाते 1.5-2 महीना हो गए बंद कर दे। लड़की भी लड़का भी नहीं खाता भात। पुलिस वाला मन बोलते भैया तो ये दिन हो जाए खून टेस्ट, फिर बोलते ये दिन 4 महीना हो गए भैया मोला घुमा में क्या कर सकते हैं बताओ आपने। ये ना पूरा चिन्हा थे भैया, घर में पता करने और बाइल पूछे तब वो कहा थे मोर आदमी है, मोर भाई भी कहा थे मोर बेटा है, हमारा लड़का मन भी कहा था मोर भाई है। देखना होगा दुर्ग पुलिस किस तरह इस अनसुलझे गुत्थी को सुलझाती है और अपराध की जड़ तक पहुंचती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।